Hello and welcome back to One Night Prep, where we complete the entire syllabus one night ahead of exam. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, अच्छे से पढ़ना है। सेमेस्टर 1 सबसे इजी रहता है, आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में आज हम पहला मॉड्यूल कवर करने वाले हैं। पहले मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का इम्पोर्टेंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम के यूनिक एस्पेक्ट्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम का के अंदर कौन से स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। इंडियन नॉलेज सिस्टम बेसिकली एक कलेक्शन है नॉलेज का, जो कि एंशंट इंडियंस के द्वारा डेवलप, ऑर्गेनाइज और हज़ारों साल भर पास किया गया था। इसके अंदर हम साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलॉसफी, आर्ट्स, क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ओके, एंड इट वाज डेवलप्ड थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड विजडम। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो एक आउटडेटेड पुराना नॉलेज नहीं, बेसिकली एक टाइम टेस्टेड विजडम है, जो कि हजारों साल जनरेशन टू जनरेशन पास होते हुए आया है। ओके, एंशियंट नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है? एंशियंट नॉलेज इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि ये हजारों साल के टेस्ट, बेसिकली हजारों साल में कई सारे प्रकार के सिचुएशंस आए होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये जो नॉलेज है वो उन सब प्रॉब्लम्स के सल्यूशन, उन सब सिचुएशंस को पार करते हुए जो नॉलेज इकट्ठा हुई है उसका एमालगमेशन है। ओके, तो इसलिए इसको हम आउटडेटेड या फिर पुराना नॉलेज नहीं बोल सकते। ये टाइम टेस्टेड विजडम है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक कहावत है ना, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। That's why historical knowledge is very much necessary to predict the future. Okay, so and above that, ancient knowledge is never theoretical. It is always a practical knowledge that has been tested in real world usage. Okay, and ancient knowledge, इसके साथ साथ एंशियंट नॉलेज जो है वो एक सस्टेनेबल, नेचर फ्रेंडली सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो मॉडर्न नॉलेज है वो लाइक उतना सस्टेनेबल नहीं है, उतना नेचर फ्रेंडली नहीं होता। पुराने ज़माने में तो हर कोई नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करता था, राइट? दैट्स वाई इट वाज सस्टेनेबल, नेचर फ्रेंडली। एंड आज के प्रॉब्लम्स के लिए हम एंशियंट नॉलेज को रेफर कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, एंड साथ ही साथ जो एंशियंट नॉलेज है वो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को भी स्ट्रेंथन करता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज आई सेड, इट इज़ नॉट ओल्ड एंड आउटडेटेड, इट इज़ अ टाइम प्रोवन विजडम। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के कैटेगरीज क्या है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, परविद्या और अपर विद्या। पर विद्या दैट इज हायर नॉलेज एंड अपर विद्या दैट इज लोअर और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो पर विद्या क्या है? पर विद्या बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में है, जिसमें हम सेल्फ, सोल और अल्टीमेट रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। अपर विद्या में हम वर्ल्डली नॉलेज, बेसिकली दिनचर्या में काम आने वाले ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। उसमें साइंस आता है, ग्रामर आता है, मैथमेटिक्स आता है, आर्ट्स, क्राफ्ट आते हैं। ओके, सो एंड ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसको हम ब्रॉडली 14 सीट्स ऑफ नॉलेज में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 14 विद्यास्थानास। विद्या दैट इज नॉलेज एंड स्थान दैट इज सीट। तो विद्यास्थानास। ओके, एंड इसके अंदर क्या क्या आते हैं? 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांस और धर्मशास्त्र। दिस क्रिएट्स द 14 सीट्स ऑफ नॉलेज। ओके, अगला है यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम के यूनिक एस्पेक्ट क्या है? ये हॉलिस्टिक है, इसमें ओरल ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी, दिस इज प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, दिस इज इंक्लूसिव एंड दिस हैज़ एन एथिकल फाउंडेशन।
चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। हॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम से हमारा मतलब है कि बेसिकली इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो बॉडी, माइंड और सोल को एक साथ कंसिडर करता है, कभी भी अकेले कंसिडर नहीं करता। और ये ओरल ट्रेडिशन है बेसिकली, ये जो हजारों साल का ज्ञान है, ये वर्ड ऑफ माउथ, जिसको हम संस्कृत भाषा में श्रुति बोलते हैं। ओके, श्रुति दैट इज विच इज हर्ड। एंड अगेन एज आई सेड इट वाज लाइक जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है जिसमें क्या कहते हैं अपर विद्या आता है, उसमें हम साइंस, ग्रामर, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, क्राफ्ट सबके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये इंटरडिसिप्लिनरी है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स आर डीपली कनेक्टेड टुगेदर। लाइक व्हेन वी डू रिचुअल्स, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज फॉलो करते हैं, हम एस्ट्रोनॉमी फॉलो करते हैं एंड बहुत कुछ फॉलो करते हैं। ओके, and as I said, Indian knowledge system or the ancient knowledge is never theoretical. It is always practical, that has been time tested through real life application, real life situations of thousands of years. Okay. एंड अगेन इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो इंक्लूसिव है। तुम राजा हो, तुम कॉमन पर्सन हो, तुम स्कॉलर हो, कोई भी हो, तुम इंडियन नॉलेज सिस्टम, द एंशियंट नॉलेज you could have consumed and you could still consume and so on. Ethical foundation, basically इंडियन नॉलेज सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रखी गई है कि जो नॉलेज है दैट इज ऑलवेज लिंक्ड टू धर्म, धर्म दैट इज राइट लिविंग। ओके, फिर आता है वेद। वेद क्या है, वेद कितने प्रकार के हैं एंड सो ऑन। तो वेद क्या है? वेद हमारे भारत के सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा सैक्रेड टेक्स्ट माने गए हैं, जिनको संस्कृत में लिखा गया था। वेद का मतलब है नॉलेज, दैट इज ज्ञान, एंड इनको कंसिडर किया जाता है डिवाइन नॉलेज। दिस इज अ डिवाइन नॉलेज that has not been created by anyone, but it was revealed to ancient sages or the rishis. Okay, एंड वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है उसको सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइम्स है, जिसमें हम भगवान जैसे देव जैसे कि इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव के बारे में प्रेज करते हैं। ओके, इनफैक्ट ऋग्वेद का जो पहला हाइम है इट इज डेडिकेटेड टू अग्निदेव। ओके, नेक्स्ट इज सामवेद। सामवेद बेसिकली कंटेन्स मेलोडीज एंड चांट्स। इट इज द वेदा ऑफ म्यूजिक। बेसिकली ऋग्वेद के अंदर जितने भी हाइम्स है, मंत्र है, इनको एक म्यूजिकल नोट देने का काम करता है सामवेद। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है, सैक्रिफाइसेस कैसे परफॉर्म करने हैं, यज्ञ कैसे करना है। एंड आखिर में अथर्ववेद। अथर्ववेद में प्रैक्टिकल नॉलेज बताए गए हैं। इसमें हमें डेली स्पेल्स, चार्म्स, फोक मेडिसिन और एवरीडे विजडम देख सकते हैं इसमें हम। ओके, दैट इज ऑल फॉर द वेद। नेक्स्ट इज वैदिक कॉर्पस। वैदिक कॉर्पस बेसिकली मीन्स द कंप्लीट बॉडी ऑफ वैदिक लिटरेचर। इसमें सिर्फ 4 वेदों के बारे में नहीं, बट हम ब्राह्मणास, दैट इज द रिचुअल एक्सप्लेनेशन, आर्यंकास, that is the forest text for meditation, and most importantly, Upanishads, that is the philosophical discussion, and Vedang, that is the supporting disciplines के बारे में पढ़ते हैं। इसमें से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उपनिषद्स और वेदांग्स। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग बेसिकली 6 सपोर्टिंग डिसिप्लिन्स हैं जो हमें वेदों को अच्छे से समझने और यूज़ करने में हेल्प करते हैं।
वेदांग का लिटरल मतलब होता है वेद और अंग। वेद दैट इज नॉलेज एंड अंग दैट इज पार्ट्स और लिम्स। ओके, तो ये हमें वेदा का, जैसा मैंने बोला, समझने और इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं। तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, सिक्स्थ ज्योतिष। शिक्षा दैट इज फोनेटिक्स, ये हमें बताता है कि वैदिक वर्ड्स को करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है। कल्प दैट इज रिचुअल प्रोसीजर, ये हमें बताता है कि वैदिक रिचुअल्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करना है। व्याकरण दैट इज ग्रामर, ये हमें बताता है कि संस्कृत लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है। इसके बारे में हम पनिनीज अष्टाध्यायी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। निरुक्त दैट इज एटिमोलॉजी, बेसिकली ये हमें बताता है कि वेदों के अंदर लिखे हुए शब्द का ओरिजिन और मतलब क्या है। छंद दैट इज मीटर, ये हमें बताते हैं कि वैदिक वर्ड्स के रिदम और पोएटिक स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रखने हैं। आखिर में आता है ज्योतिष। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, ये हमें बताते हैं स्टार्स और टाइम के स्टडी के बारे में, कि रिचुअल्स को कब, कैसे और कितने बजे से कितने टाइम में परफॉर्म करना है। ओके, अगला है वैदिक लाइफ के डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या क्या है। वैदिक लाइफ के डिस्टिंक्टिव फीचर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गुरुकुल सिस्टम, 4 आश्रम, यज्ञ, धर्म, सिंपल नेचर कलेक्टेड लाइफ एंड द वर्ण सिस्टम। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले वैदिक लाइफ क्या है। वैदिक लाइफ बेसिकली एक वे ऑफ लिविंग है जो कि एंशंट इंडियंस के द्वारा फॉलो किया जाता था, जो वेदों को फॉलो करते थे। इसके की फीचर्स थे, पहला गुरुकुल सिस्टम, जो स्टूडेंट होते थे, बालक होते, बाल, देयर इज अ टर्म राइट, किशोर एज को क्या बोलते हैं, when we are kishore, when we are young age, okay, the students used to live the students used to leave their home and go and live with a guru, teacher, who used to teach everything, like starting from the basics to uh, martial arts, weapon arts, dharma shastra, how to manage a state, how to manage, how to rule. That guru used to teach us everything. बेसिकली एक रेजिडेंशियल स्कूल जो तुम्हारे फुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता था। ओके, एंड फिर आता है 4 आश्रम। आश्रम से यहाँ पे रेफर किया जाता है स्टेजेस ऑफ लाइफ। बेसिकली हमारे जीवन में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ और चौथा संन्यास। काफ़ी सारे लोग चौथा संन्यास अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो लाइफ के 3 ही मेजर स्टेजेस होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ। ब्रह्मचार्य दैट इज द स्टूडेंट लाइफ विच इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन लर्निंग एंड डिसिप्लिन। गृहस्थ इज द हाउस होल्डर्स लाइफ, बेसिकली वेयर वी फोकस ऑन फैमिली एंड वर्क। Vanaprastha is the retired life. When we have completed all our duties towards this life, we step back from the worldly duties and spend the rest of our life doing what we want, I guess. And the most important stage of life that most people can never achieve is the sannyas or the renunciation. It is the complete spiritual focus. Okay. Renunciation basically means हम हमारे सारे वर्ल्डली डिजायर्स को त्याग कर देते हैं। ओके, फिर आता है यज्ञ और द फायर रिचुअल। इसमें बेसिकली फायर सेरेमनीज को कैसे परफॉर्म करना है, गॉड्स को कैसे ऑनर करना है और नेचर के साथ हार्मनी कैसे मेंटेन करना है, ये बताया जाता है। फिर आता है धर्म। धर्म बेसिकली हर इंसान का, हर मनुष्य का एक धर्म होता है, एक ड्यूटी होता है जो उनके जीवन में उनको निभाना होता है। बेसिकली हम इस धरती पे आए हैं
हमारे इस धरती पे आने का कारण हमारा धर्म है. ओके. And during the ancient times, the life was always guided by the dharma or the righteousness. धर्म कई प्रकार के होते हैं. What do we say? पुत्र धर्म, और I forgot. What do we say? The warrior dharma is known as Kshatriya dharma. Yeah, Kshatriya dharma. Basically, when you read the Mahabharata or the Ramayana, Kshatriya dharma is the word that will be the most highlighted. Okay. And even in Mahabharata, the Putra dharma or the Mitra dharma, I don't know if Mitra dharma is something a real word, जो बेसिकली जो कर्ण ने निभाया था दुर्योधन के लिए. Even though he knew that Duryodhan was wrong, he still went on to support him and fought from his side. That was his Mitra dharma. Okay. And one more example. What can I give? Yeah, you get the point, right? अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा. नेक्स्ट इज सिंपल एंड नेचर कनेक्टेड लाइफ. तो बेसिकली उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे वो नेचर के क्लोज रहते थे, लाइक सिंपल खाते थे, सिंपल तरीके से रहते थे और प्रत्येक हर लिविंग बीइंग को रिस्पेक्ट करते थे. एंड आखिर में वर्ण सिस्टम इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड पार्ट, नॉट इन थ्योरी, नॉट फॉर यू स्टूडेंट्स, आई मीन रियल लाइफ में. वर्ण सिस्टम जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का वर्ण सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज था. अभी आई थिंक अभी भी कंफ्यूज है. बेसिकली वर्ण सिस्टम में क्या होता है कि सोसाइटी को डिवीजन में बांट दिया जाता है, जो आज के टाइम पे तुम कास्ट बोलते हो, राइट? तो सोसाइटी का डिवीजन, बट it was never meant to be by birth. It was always meant by profession. Through profession, सोसाइटी को 4 डिविजन्स में बांटा गया था. ब्राह्मण, जिसमें आते थे टीचर्स, प्रीस्ट, फिर आते थे क्षत्रिय, द वॉरियर्स और द रूलर्स, वैश्यस, that is the traders, and shudras, that is the service providers. And the division happened by your choice, what you chose. Like if you wanted to be a warrior, you could be considered a kshatriya division. If you wanted to be a trader, you can be considered a vaishya division. If you wanted to be a service provider, you could be considered shudra division. And if you wanted to, like what do we say, study and teach the Ved or the Vedic what we can like covered Vedic corpus, then you could be considered the Brahman. Okay, it was never meant to be by birth. I hope that is clear. Okay, अगला है एंड आखिरी टॉपिक है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम. इंडियन फिलोसफी को हमने थ्रू आउट द हिस्ट्री 2 मेजर कैटेगरीज में बांटा है. एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक. नास्तिक का मतलब एथिस्ट नहीं, नास्तिक का मतलब है दे डोंट बिलीव द वेदास एज द सुप्रीम. आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है या ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है, दे कंसिडर्ड वेदास एज अ सुप्रीम अथॉरिटी. एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स. दोज आर न्याय, वैशेषिक, सामख्य, योग, मीमांसा and Vedant. And then we have the Gnostic school of philosophy or the unorthodox school of philosophy. Basically, where they believed that the Vedas were not supreme. And we had a total of 3 major schools of unorthodox philosophy, that is the Buddhism, Jainism, and Sharvaka. Let's cover one by one. The Orthodox school of philosophy, basically, टोटल 6 होते थे. न्याय, वैशेषिक, सामख्य, योग, मीमांसा और वेदांत. ओके, तो सबसे पहले आता है, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसी ऑर्डर में है,
दिस इज नॉट ऑर्डर्ड, हम लाइक जनरली जब पढ़ते हैं तो इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे न्याय और द लॉजिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। इसको महर्षि गौतम, नॉट द गौतम बुद्ध, there was a Maharishi Gautam. He founded the Nyaya school of philosophy. The core idea was that you can understand truth only through valid reasoning and logic. Basic context is question everything, debate everything, then only you can realize the ultimate truth. Okay, basically इन्होंने debates के rules and अनुमान method of inference को डेवलप किया था। एंड तुम इसको मान सकते हो कि ये एंशियंट इंडियन लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग को पे बेस्ड है। ओके, अगला है वैशेषिक और द एटॉमिक थ्योरी ऑफ स्कूल। इट वाज द फर्स्ट atomic theory in human history, I would say. It was founded by Maharishi Kannad. बेसिकली द कोर आइडिया वाज दैट जो यूनिवर्स है वो छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, इंग्लिश में एटम्स। एंड हम आसपास जो भी देखते हैं वो सब कुछ एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है। दिस वाज द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, ancient Indian version of atomic theory predating modern science. Okay. Then comes the Samakya or the dualism school. Samakya was founded by Maharishi Kapila. Basically, the core idea was that the reality consists of two eternal principles, Purusha and Prakriti. Purusha, that is pure consciousness or the soul, and Prakriti, that is matter or nature. यूनिवर्स तब एग्जिस्टेंस में आता है जब पुरुष प्रकृति से कांटेक्ट करता है, ओके, इंटरैक्ट करता है, दैट इज द सोल कॉन्टैक्ट्स द नेचर। एंड लिबरेशन तभी होगा जब सोल रिकॉग्नाइज करेगा कि ये प्रकृति से अलग है। इट इज नॉट बाउंडेड टू प्रकृति। Soul is always pure, it is always nascent. When it realizes that, it gets the moksha. Okay. Then comes the yoga. Yoga, or the discipline school of Indian philosophy, was founded by Maharishi Patanjali, and all his teachings, all his words were codified in Yoga Sutra. The core idea of yoga is that moksha or the liberation is achieved by controlling the mind through physical postures or the asanas, breathing control or the pranayam, and meditation or the dhyan. Yoga is both a practice and a philosophy. Okay. Then comes Mimamsa or the ritual school of Indian philosophy. It was founded by Maharishi Jamini, and the core idea was the Vedas are eternal and infallible. Basically, Vedas, मतलब मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी में हम वेद को एकदम प्योर, लाइक हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी जो मान सकते हैं, इट इज दैट। एंड इसमें हमें वैदिक रिचुअल्स को कैसे करेक्टली परफॉर्म करना है, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ वंस लाइफ, ये सिखाया जाता था। एंड when we perform the Vedic rituals correctly, we perform the highest duty of our life correctly, we attain moksha, the liberation. And it is less about spirituality, it is more about duty and ritual action. And finally, the Vedanta school of philosophy. Vedanta school of philosophy was not particularly founded by anyone. It is always based on Upanishads. And इनके मेजर इंटरप्रेटर्स तीन आचार्य, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एंड माधवाचार्य। ओके, इसका कोर आइडिया था कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, आई वुड नॉट से ब्राह्मण, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वुड बी ब्रह्मन। ब्रह्मन है, वो है यूनिवर्सल सोल, is the ultimate reality, and the Atman or the individual soul is either identical or in relation with Brahman. And the liberation, that is the realizing this truth, you attain the moksha. And Vedanta school of philosophy is the most influential school of Indian philosophy.
ओके, आखिर में आते हैं अनऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, बेसिकली दोज हु रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेद। सबसे पहला है बुद्धिज्म, दैट इज दैट वाज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। आई लाइक एक्चुअली मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया था। बुद्धिज्म में सिद्धार्थ गौतम इज आई थिंक 24th बुद्ध। वेट, लेट मी चेक। गौतम is 24th. Sorry, not 24th, 28th. 28th. Um, what is? Huh, 28th Buddha, and there were 27 Buddhas before him. The first Buddha was wait. Tanhankara. I don't know if I have pronounced it correctly. The first Buddha was Tanhankara, and then 27th was Kasapa, and finally 28th is a Gautama or the Siddhartha Gautam, which Siddhartha Gautam is considered like normally he is considered the founder of Buddhism, who came in 6th century BCE, and the core idea was that life is a suffering, dukh, and suffering comes from desire, and इस दुख को खत्म करने का एक ही तरीका है, डिजायर को खत्म करो। खत्म ना करो, basically you have to maintain a balance, right? Path of balance is not, you should not indulge too much in a worldly desire, but you should also not get too much ascetic. Okay, basically the idea is the path of ending the suffering is eightfold path: right thought, right action, and so on, and four noble truths. इन्होंने आइडिया ऑफ वेद, कास्ट और रिचुअल को वो किया है, रिजेक्ट किया, and the goal was moksha, obviously, and moksha in Buddhism is called as nirvana, that is the freedom from the cycle of birth and death. Okay, Jainism, which was founded by Mahavira or the 24th Tirthankara. Basically, there are 23 more Tirthankaras before Mahavira who can be considered the founder of Jainism in the current cosmic cycle. There is a lot of like philosophy and not philosophy. There is a lot of history. Like you, if you want, you can research. It's quite exciting. I did the research. So what Jainism is considered is there are cosmic cycles, okay, and every cosmic cycles we have 24 Tirthankaras. Mahavira was the last Tirthankara who founded Jainism according to world, okay, not according to Jainism. According to world, the 24 Tirthankara uh, founded Jainism, and Jains personally believe that 24 Tirthankara or the Mahavira basically what do we say, उन्होंने वापस से जो लॉस्ट जैनिज्म के थॉट्स थे उनको वापस से उजागर किया, वापस से फेमस किया, but he was not the founder of Jainism. Okay, and he also came 6th century BC. मैंने कहीं और भी पढ़ा था, like I'm not sure, like मैंने पढ़ा था एंड आई डो नॉट गारंटी कि यही सही है, और मैं ये भी नहीं कहता कि ये सही है। मैं कोरा में पढ़ रहा था कि like some considered Siddhartha Gautam was a student of Mahavira because Mahavira had a student named Gautama. Gautam Gandhar something. Wait, let me check. Student of Mahavira. Mahavira. Gautama.
Yeah, it was Gautam Gandhara. Gandhara was not the name. Basically, Mahavira had 11 chief disciples. Gandhar, nahi, Ganadhara. Sorry, Ganadharas. Ganadhara is the uh, term for chief disciple. The name was Indrabhuti Gautama or Gautama Swami. I'm not sure. Like I heard, like read it in a Quora. Okay, but Gautam, Siddhartha Gautam, and most probably Indrabhuti Gautam is different. Okay, did I pronounce the name right? Gautama Swami, Indrabhuti Gautam. Okay, right. Let's go on. हम बहुत ज़्यादा deviate हो गए हमारे topic से. So the core idea was of Jainism is that soul can be freed by following three major philosophies, that is ahimsa, satya, and aparigraha. Ahimsa, that is non-violence, satya, that is truth, and aparigraha, that is non-possessiveness. Jainism also believed in Anekanta Vada, that is the satya or the truth, have many sides. Like I always say, in my personal life, I always say, there is nothing called truth. सच्चाई नहीं होती. सच्चाई is what you see. जरूरी नहीं कि तुम करेक्ट हो, तुम सही हो, तुम सच बोल रहे हो. तुम्हारा जो सच है वो किसी और के लिए झूठ हो सकता है फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. ट्रुथ इज ऑलवेज रिलेटिव एंड जैनिज्म ऑलवेज फॉलोड दैट. Truth has have many sides and not never a single viewpoint is correct. Completely correct, actually. That is a correct term. Anyway, okay. Wait. So next is Sharvaka. Sharvaka is the, like I would say, I find the most funny. Materialistic school. Basically इसमें क्या होता है कि जो तुम एक्सपीरियंस करते हो और जो तुम देखते हो बस वही सत्य है. उसके अलावा मरने के बाद कुछ नहीं है. तुम मर गए तो तुम्हारी कहानी खत्म है. कोई आफ्टर लाइफ नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई रिचुअल का पॉइंट नहीं है. जितना मजे कर सकते हो तुम करो इस दुनिया में. एंड ऑल अवॉइड पेन. दैट इज द like philosophy of Sharvaka, and it is the ancient atheist philosophy of India. Okay, that's all for the first module. थोड़ा डेविएट हो गए थे हम लोग. आई होप यू डिडंट माइंड दैट बिकॉज आई क्वाइट लाइक आई रियली फाइंड ऑल ऑफ दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो मैं बोलने लग जाता हूँ. आई एम सॉरी अबाउट दैट. एंड लाइक मैंने जो जो बोला इसमें से मेरा कुछ भी पर्सनल ओपिनियन नहीं था. एवरीथिंग वॉज लाइक वॉट आई रेड ऑन कोरा. ओके, दैट्स ऑल. अगले मॉड्यूल पे मिलते हैं.